Hello everyone, I am Dr. Anchal Chandak and in this video I am going to talk about Wimsatt and Beardsley. Wimsatt and Beardsley have introduced the very famous concepts of the intentional fallacy and the affective fallacy. Wimsatt and Beardsley have written several important works, but in this video I am going to talk about three important works. The first work is The Verbal Icon, Studies in the Meaning of Poetry, published from 1941 to 1952. This work was published by Wimsatt and Beardsley. The second work is Hateful Contraries, Studies in the Literature and Criticism, published in 1965 by Wimsatt, only by Wimsatt. The third work is Literary Criticism, A Short History, published in 1963 by Wimsatt and Brooks. So these are three important works. Now there are several important concepts given by Wimsatt and Beardsley. In this video I will discuss the verbal icon, studies in the meaning of poetry in details. This work was published by Wimsatt and Beardsley both, and they have written two papers in this work. The first paper is named as The Intentional Fallacy. And the second paper is written as The Affective Fallacy. Now, what is fallacy? Fallacy मीन्स होता है मिस्टेक, कि जब कभी भी आप किसी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप क्या मिस्टेक्स करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू विमसेट एंड बियर्डस्ले द फर्स्ट मिस्टेक इज द इंटेंशनल फैलेसी. नाउ व्हाट इज द इंटेंशनल फैलेसी? इंटेंशनल फैलेसी वो होता है जब कभी भी आप किसी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं और आप क्या करते हैं, यू try to find out the author's intention behind writing that work, or what you do, you try to find out all the other things related to that work, like the author's biography, like the knowledge of that era. So इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान ना देते हुए you should do just a close reading. जैसे कि सारे अदर न्यू क्रिटिक्स ने कहा है कि अगर आप किसी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली फॉर अ पोएम, तो आप जब कभी भी किसी पोएम को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको केवल उस पोएम के वर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस ऑथर के बैकग्राउंड पर और उस एरा के बैकग्राउंड पर. आपको दूसरी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए केवल उस वर्क पर आपको ध्यान देना चाहिए. यही चीज जो है सारे ही न्यू क्रिटिक्स ने कही है. अलग अलग तरीके से सारे ही न्यू क्रिटिक्स ने इसी चीज को बार बार रिपीट किया है. यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज ऑन ऑल अदर न्यू क्रिटिक्स. आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज ऑन क्लिनिच ब्रुक्स, आई.ए. रिचर्ड्स, एफ.आर. लिविस, जे.सी. रैनसम. सो अगर आपने वे सारे वीडियोस भी नहीं देखी हैं, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो. तो वहां से आपके जो न्यू क्रिटिसिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और इसको समझने में भी आपको इजी रहेगा. तो इंटेंशनल फैलेसी में क्या होता है कि आपको जो भी वर्क दिया गया है आपको क्या करना चाहिए, केवल उस वर्क को क्रिटिसाइज करना चाहिए. ऑथर की दूसरी सारी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए. तो ये क्या होता है, ये होती है आपकी इंटेंशनल फैलेसी. अफेक्टिव फैलेसी में क्या होगा, व्हेनेवर we read a piece of literature, first of all what we do, we try to find out the reviews of that particular work given by other readers. उस वर्क के ऊपर दूसरे रीडर्स ने क्या रिव्यूज दिए हैं, उन
रिव्यूज को पढ़कर हम क्या करते हैं, हमारी एक आइडियोलॉजी वैसी ही बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उस वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो किससे मिक्स हो जाते हैं, दूसरे के इमोशंस से, हम उनके इमोशन से अफेक्ट हो जाते हैं। दैट इज द अफेक्टिव फैलेसी। सो बियर्डस्ले एंड विमसेट कहते हैं कि दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनी पीस ऑफ लिटरेचर। यू शुड नॉट pay your attention towards the reviews of other readers। आपको केवल आपके क्या मीनिंग उससे आप रिलेट कर पाते हो, आपके लिए वह पोएम क्या मीनिंग देती है, आप उसको कैसे क्रिटिसाइज करते हो, दैट इज द मेन थिंग। सो ये होती है द इंटेंशनल फैलेसी एंड द अफेक्टिव फैलेसी। नाउ विमसेट हैज also given two other concepts. The first concept is known as concrete universal. कॉन्क्रीट यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया गया है एस्थेटिक्स, द प्रॉब्लम्स in philosophy of criticism। इस कंसेप्ट को इस बुक में डिस्कस किया गया है विमसेट के द्वारा। सो इसमें क्या बोलते हैं विमसेट कि जो एक पोएम होती है या कोई भी जो आर्ट होती है वो क्या होती है, वह कॉन्क्रीट भी होती है और यूनिवर्सल भी होती है। एक पोएम जो है वह कॉन्क्रीट भी होती है और यूनिवर्सल भी होती है, दोनों होती है। कॉन्क्रीट का मीनिंग क्या होगा, कॉन्क्रीट का मीनिंग होगा स्पेसिफिक, और यूनिवर्सल एज वी ऑल नो सार्वभौमिक, एंड कॉन्क्रीट इज स्पेसिफिक। तो ये कहते हैं कि एक जो पोएम होती है वह कॉन्क्रीट भी होती है और यूनिवर्सल भी होती है। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी साइंस। ये क्या है, किसी भी साइंस से डिफरेंट है, इसीलिए हम इसकी कंपैरिजन साइंस से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीज होती है, कॉन्क्रीट भी होता है और यूनिवर्सल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट अ ट्रीज पेंटिंग, अगर हम एक ट्री की पेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो उस पेंटिंग में हमको कॉन्क्रीट भी देखने को मिलेगा और यूनिवर्सल भी देखने को मिलेगा। कैसे, एक जो ट्री की पेंटिंग है, दिस इज अ ट्री, सो इस पेंटिंग में हमको क्या दिखता है, मे बी दिस इज द ट्री ऑफ मैंगो, हो सकता है ये ट्री काई का है, मैंगो का है, तो यह तो इसका कॉन्क्रीट हो गया कि यह काई का ट्री है, मैंगो का ट्री है, एक स्पेसिफिक है ये। अब दूसरा हम देखते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कैसे है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ अ ट्री, द एंटायर ट्रीहुड, हम कह सकते हैं इसको ट्रीहुड। ना व्हाट इज ट्रीहुड, ये आपको ये दिखाता है कि सारे ही ट्री में लीव्स होती हैं, सारे ही ट्री में ब्रांचेस होती हैं, सारे ही ट्री जो है वो एक जैसे होते हैं, यह इसका यूनिवर्सल मीनिंग हुआ। तो यहाँ पर हमको कॉन्क्रीट भी देखने को मिला और यूनिवर्सल भी देखने को मिला। अगर हम इसके ट्रीहुड की बात करें कि सारे ही ट्री जो है वो एक जैसे होते हैं, सभी में लीव्स होती हैं, सभी में फ्लावर्स होते हैं, सभी फ्रूट्स देते हैं एंड सभी में ब्रांचेस होती हैं, अगर हम इन चीजों की तरफ देखेंगे तो यह जो हुआ यूनिवर्सल हुआ। लेकिन अगर हम देखते हैं कि दिस इज अ मैंगो ट्री, तो यह इसका स्पेसिफिक मीनिंग हुआ। सो दिस इज हाउ कॉन्क्रीट एंड यूनिवर्सल बोथ। नाउ Vincent has given an example to prove his point. The example is purple cow and a tame cow with the broken horn. ये दोनों एग्जाम्पल इन्होंने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए दिए हैं। नाउ पर्पल काउ, काउ कभी पर्पल होती है? नो, वी कैन नॉट फाइंड अ पर्पल काउ। सो लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, पर्पल काउ में दोनों ही चीज है, कॉन्क्रीट भी है, यूनिवर्सल भी है। कैसे है, अगर हम
काउ को देखते हैं, तो काउ जो वर्ड है वो क्या काउहुड को रिप्रेजेंट करता है। काउहुड मीन्स सभी गाय एक जैसी होती है, 2 हॉर्न्स, 2 ईयर्स, 4 लेग्स, लाइक दैट। सो काउ को अगर हम इमेजिन करेंगे तो हमारे दिमाग में काउ की जो इमेजिनेशन है वो सभी के दिमाग में एक जैसी आएगी, काउहुड। और स्पेसिफिक कैसे हुआ, पर्पल काउ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द इमेजिनरी यूनिवर्सलिज्म। मतलब आपको इस पर्पल काउ होती तो नहीं है, लेकिन जब इस बारे में आप सोचेंगे सो एवरीवन विल थिंक सेम, सभी के दिमाग में पर्पल काउ की जो इमेज बनेगी वह एक जैसी ही बनेगी, बिकॉज वी नो हाउ द काउ लुक्स लाइक। काउ कैसी दिखती है हमको पता है, और पर्पल काउ कैसी दिखेगी वी कैन इमेजिन। सो यहाँ पर जो आपके माइंड में जो मेंटल यूनिवर्सल है वह एक जैसा रहेगा। सो यहाँ पर कॉन्क्रीट फॉर्म भी है और यूनिवर्सल फॉर्म भी है। अगर हम इस लाइन में देखते हैं अ टेन काउ विद द ब्रोकन हॉर्न, यहाँ पर आप देखते हैं काउ जो वर्ड है इट अगेन रिप्रेजेंट्स काउहुड, सभी काउ आपको एक जैसी मिलेगी, दिस इज द यूनिवर्सलिज्म। लेकिन अ टेन काउ विद द ब्रोकन हॉर्न, यहाँ पर एक स्पेसिफिक काउ की भी बात करी है कि जो 10 काउ है और ब्रोकन हॉर्न वाली काउ है। तो यहाँ पर आपको कॉन्क्रीट भी देखने को मिल रहा है और यूनिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाउ द पोएट्री डिफर्स फ्रॉम द साइंस। नाउ द नेक्स्ट concept given by Wimsatt is the domain of criticism. The domain of criticism. The domain of criticism is discussed in the same book, Aesthetics, the Problems in Philosophy of Criticism. इसी बुक में इस कंसेप्ट को भी डिस्कस किया गया है, और इस कंसेप्ट में विमसेट कहते हैं कि अगर आप किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं सो यू शुड क्रिटिसाइज दैट वर्क अकॉर्डिंग टू डोमेन ऑफ दैट वर्क। उस वर्क से बाहर जाकर आपको उस वर्क को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लाइक ऑल अदर न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि आपको अगर किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज करना है सो यू शुड डू अ क्लोज रीडिंग बिकॉज द टेक्स्ट इज ऑटोटेलिक। वही चीज विमसेट ने इस कंसेप्ट में कही है, और वे कहते हैं कि जो पोयम है उसको आप कैसे समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए आपको एस्थेटिक्स को समझना होगा, या फिर आपकी जो सेंस है वह इतनी डीप होनी चाहिए कि आप जो उसमें डीपर मीनिंग है आप उसको समझ पाए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन क्रिटिसाइज दैट वर्क। और आगे वे कहते हैं कि एक जो पोयम होती है दैट इज नॉट लाइक द पेंटिंग। आप पोयम की कंपैरिजन पेंटिंग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पेंटिंग में क्या करा जाता है, अगर आपको एप्पल की पेंटिंग करना है सो यू कैन गिव द ब्यूटी ऑफ एप्पल टू दैट पेंटिंग बाय यूजिंग द कलर्स। लेकिन यहाँ पर लिटरेचर में पोयम में कोई भी शब्द अच्छा या बुरा नहीं होता है। आप एक किसी बुरी चीज पर भी एक बहुत अच्छी पोयम को लिख सकते हैं, और एक पोयम में जो है एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए यू कैन नॉट कंपेयर बिटवीन द पेंटिंग एंड द पोयम। So this is all about Wimsatt and Beardsley. If you like this video, please do it like, share and subscribe. I will meet you soon with my another video. Till then, enjoy the life with literature. Thank you.